हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दोस्तों, इससे जो पहले की जो क्लासेस थी हमारी, मतलब जो चैप्टर 1 था, उसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। सब उसमें रटने वाली चीज़ें हैं, सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। तो आप सब उनको रट लेना अच्छे से, ठीक है, याद कर लेना। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आज चैप्टर 2 करवा रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर किया जाता है तो उसमें कंपैरिजन किया जाता है कुछ बेसिक के हिसाब से। कुछ बेसिक्स भी चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसे हम यूनिट बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ a measurement of a physical quantity is expressed by a number। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम एक नंबर के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल मेजर accompanied by a unit although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing the physical all the quantities। हमें सिर्फ कुछ ही नंबर चाहिए यूनिट्स के, मतलब कुछ ही लिमिटेड यूनिट्स चाहिए ताकि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, क्योंकि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं, उनकी यूनिट्स जो होती हैं उनको हम फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स बोलते हैं। द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज बेस यूनिट्स, अगर मतलब इन बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे कि सच यूनिट्स obtained for the derived quantities are called drive units। मतलब ऐसे ही कुछ यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए मिलती हैं उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। A complete set of these units, both the base and drive units, is known as the system of units। इन दोनों यूनिट्स का कंप्लीट सिस्टम, इन दोनों यूनिट्स का कंप्लीट सेट, मतलब यानी बेस यूनिट्स का सेट और ड्राइव यूनिट्स का सेट, इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। In earlier time, scientists of different countries were using different systems of units for measurement। पुराने टाइम में अलग अलग कंट्री, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं, मतलब यूनिट्स के अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करते थे मेजरमेंट करने के लिए। देयर 3 सच सिस्टम्स, हाँ, और ऐसे 3 सिस्टम्स थे जिसमें CGS, FPS और MKS। CGS होता है मतलब आगे पढ़ेंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है ये। FPS सिस्टम जो कि एक ब्रिटिश सिस्टम था, और MKS सिस्टम, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता था। द बेस यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दीज सिस्टम्स वर एज फॉलोज। इन सिस्टम्स के अंदर लेंथ, मास और टाइम के लिए जो बेस यूनिट्स होती थी वो कुछ इस टाइप से होती थी। जैसे CGS सिस्टम में होता था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी लेंथ की होती थी सेंटीमीटर, मास की होती थी ग्राम और टाइम की होती थी सेकंड। FPS सिस्टम यानी फुट, पाउंड और सेकंड, मतलब लेंथ की होती थी फुट, मास की होती थी पाउंड और टाइम की होती थी सेकंड। और MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। MKS में यानी लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। ये 3 यूनिट्स होती थी हमारी। The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the systemi internationally d units। ये तो एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब
आज मतलब जो यूनिट्स का जो सिस्टम है, आज के टाइम पे यूनिट्स का जो सिस्टम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और इसमें एक फ्रेंच वर्ड भी लिखा हुआ है, सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनाइट्स, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने लिखा हुआ था, मैंने बोला था ना, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रीवेटेड एज एसआई। और इन सभी यूनिट्स को हम एसआई यूनिट बोलते हैं। द एसआई विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट्स एंड एब्रीवेशंस। अब जब सिंपल सी बात है, जब एसआई लिखा हुआ है तो इनकी जब जो बेस यूनिट्स होती हैं, बेस यूनिट्स हो या ड्राइव्ड यूनिट्स हो, इनका कोई ना कोई सिंबल भी होता होगा। वॉज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इनको डेवलप किया गया था और इनको रिकमेंड किया गया था एक जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो कि वेट और मेजरमेंट के ऊपर हुई थी 1971 में। इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क, ठीक है। मतलब साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क पर यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट्स जो होती हैं वो डेसिमल सिस्टम को यूज़ करती हैं, कन्वर्जेंस सिस्टम के अंदर कन्वर्जेंस का यूज़ होता है, और ये जो है एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है, ठीक है। इस बुक में हम इन्हीं एसआई यूनिट्स को फॉलो करेंगे। इन एसआई देयर आर 7 बेस यूनिट्स। एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होती हैं, जो कि टेबल 2.1 में हमें दी गई हैं, ठीक है। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा दो टाइप की और दो और यूनिट्स होती हैं, ठीक है, डिफाइंड फॉर, जो कि प्लेन एंगल डी थीटा के लिए है ना, एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डी एस टू द रेडियस आर, एंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा, इसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, एज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, described about the apex O as the center to the square of its radius R as shown in figure 2.1a। यहाँ पे दोनों दी हुई हैं ये दोनों यूनिट्स, ठीक है। The unit for plane angle is radian with the symbol rad, and the unit for the solid angle is steradian with the symbol SR. Both these are dimensionless quantities. ये रेडियन और स्टेरेडियन जो होती हैं ये दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दो मतलब इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा दो और भी यूनिट्स होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं ये सब इस डायग्राम में दिया हुआ है। एंगल डी थीटा, ये डी थीटा है, ठीक है, ये आर्क की लेंथ का रेशो होता है, ठीक है, रेडियस से। ये रेडियस है, ये आर्क है, ठीक है, और ये इसका एंगल है डी थीटा। और बी है हमारा सॉलिड एंगल, जिसमें डी ओमेगा होता है, ठीक है ना। डी ओमेगा ये क्या होता है, ये इंटरसेप्टेड आर्क का रेशो होता है, डी ए स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है ना। डिस्क्राइब्ड अबाउट द अपेक्स ओ, ये यहाँ अपेक्स ओ पे इसको डिस्क्राइब किया जाता है, किसके, रेडियस के स्क्वायर के इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और जो सॉलिड एंगल होता है उसके लिए स्टेरेडियन यूनिट हमारी होती है। तो दोस्तों ये हमारी एसआई बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये उनकी यूनिट्स हैं, ये सिंबल है, ये नेम है, और ये बेस क्वांटिटी है, और ये उनकी डेफिनेशन है। ये हमने केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था ये, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला, और इनका सिंबल होता है मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, मोल का, सिर्फ इस ई को हटा देंगे, कैंडेला का सीडी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात आती है ये डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, मतलब मीटर
वैक्यूम में लाइट जो पाथ कवर्ड करती है उसकी जो पाथ ट्रेवल जिस पाथ को लाइट ट्रेवल करती है उसकी उस मीटर की लेंथ होती है लेंथ की यूनिट है मीटर, और मीटर का सिंबल है एम। ठीक है, अब मीटर क्या होता है? वैक्यूम में लाइट जो पाथ कवर करती है उसकी लेंथ को मीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये इस टाइम इंटरवल के थ्रू इस इतने टाइम इंटरवल में जो पाथ को कवर करती है लाइट। ठीक है, सेकंड है मास किलोग्राम। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, अ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर kept at International Bureau of Weights and Measures at Severs near Paris, France 1889। किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम जो है एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप के किलोग्राम के मास के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एलॉय सिलेंडर है जिसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखा गया है पेरिस के पास, फ्रांस में 1989 में। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। द सेकंड इज द ड्यूरेशन। एक सेकंड जो होती है वो इतनी ड्यूरेशन होती है पीरियड्स की जो रेडिएशन होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द केजियम 133 एटम 1967। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, है ना। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर कांस्टेंट करंट होता है अगर इफ़ मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, अगर इसको दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स में मेंटेन किया जाए जिनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है और जिनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए इनको वैक्यूम में, तो ये इनके बीच में जो फोर्स होगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन ये एक फ्रैक्शन होता है वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, उसका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। उस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के 1/273.16 फ्रैक्शन के इक्वल होता है, उसे केल्विन बोलते हैं। ये 1967 में बताया गया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। इसमें ई को हटा देंगे। मोल क्या होता है? किसी सिस्टम में एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट होता है उसे मोल बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कई एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। ये सब मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था चैप्टर नंबर 1 में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसको देख लीजिए, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है लास्ट यूनिट हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका नेम होता है कैंडेला, और इसकी यूनिट होती है, मतलब सिंबल होता है इसका CD। कैंडेला क्या होती है? कैंडेला एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है किसी एक गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, किसी सोर्स की एक डायरेक्शन होती है, उसके अंदर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसको कैंडेला बोलते हैं। बात वही है ना, जो कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट करती है, मतलब उसमें से एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी रेडिएंट इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में जो होती है 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन होती है, जो कि एक सॉलिड एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको आज 1 2 3 4 5 6 7 बेस यूनिट्स मैंने बताई। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।